असंभव हो जाने की वजह से उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में माननीय दीपक साहब को रिक्रूट किया। तो ये जो जो भी बिंदु हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस बौद्ध महासभा का, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संयोजक होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर 12 राज्य हालांकि में मेरे जिम्मे हैं, और मेरे अलावा भी चूंकि राज्य ज्यादा हैं तो तीन राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, जिसमें 2 कोऑर्डिनेटर दूसरे राज्यों को देखते हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से ये कोई भी ऐसा आज का बिंदु नहीं है जिस पर राष्ट्रीय महासभा आंख बंद करके बैठी रही हो, चाहे वो पाली भाषा का राष्ट्रीय भाषा बनाने का मामला हो, चाहे भारतीय बौद्धों के पर्सनल लॉ का मामला हो, और चाहे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का मामला हो। तो फ्रॉम द वन डे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने पैसे से, यानी धन से, तन से, मन से, हर तरीके से कई, मेरे ख्याल से अभी तक जो सभा सम्मेलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, मेमोरेंडम दिए गए, सब जगह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उसमें पार्टिसिपेशन रहा है। तो ये मैं आप साथियों की जानकारी के लिए, बाकी जो और बिंदु हैं तो उन पर भी, जैसे माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिलाने की बात है, इसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने स्टेप लिया है, ज्ञापन दिया गया। और जो शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की और निःशुल्क और समान शिक्षा की बात है, इस पर भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आंदोलित रही है। और बाकी महापुरुषों की जो जीवनी की बात है, जो अभी हमें प्रस्तावना में माननीय संस्थापक जी ने जानकारी दी, तो उसके लिए भी हम लोग जैसे मौका लगता है तो अपना कभी अपनी जो भूमिका है उसको सुनिश्चित करते हैं। अब मैं एक खास बात आप लोगों के सामने और जरूर रखना चाहूंगा कि आप ये महसूस करते होंगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, ये जो इतना बड़ा हॉल है, तो उसमें इसको सफल आयोजन अगर कहें आप तो ये कैसे कर पाती है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का सबसे पहला तो सूत्र यही है जो अभी संस्थापक जी ने हमें प्रस्तावना में बताया था कि पहले नीड, उसके बाद डिजायर, नीड इनटू डिजायर इनटू स्ट्रेंथ, यानी हमारी जरूरत, हमारी चाहत और उसकी ताकत, इन तीनों को जब हम लोग मिलाते हैं तभी सफलता मिलती है। दूसरा एक और बड़ा कारण इसका ये है, नो डिसिप्लिन नो डेवलपमेंट। हमारे सारे साथी आप देख रहे होंगे कि आप लोगों को अपनी जगह पर उन्होंने भोजन प्रोवाइड कराया, आपको पानी प्रोवाइड कराया, और बहुत ही खामोशी से वो लोग, वो इसलिए क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन पर काम करते हैं और इनके कैडर कैंप होते हैं बाकायदे जो हमारे साथी काम कर रहे हैं। तीसरी एक और सफलता का कारण मैं समझता हूँ कि सफलता बगैर निरंतरता के नहीं मिलती है। हमारे जो प्रभारी जी हैं उत्तर प्रदेश के RS रवि, रहने वाले तो मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन उनको इधर लगाया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा मजबूत हमारा संगठन मध्य प्रदेश का है। तो उनके पास डायरी है, सजा दिखा देंगे जरा कि वो डेली इसमें अपनी एक्टिविटीज शो करते हैं। और जब कोई आदमी आता है, वही नहीं करते, हम सारे लोग करते हैं, जब कोई उनसे सीनियर आदमी आता है तो उसको दिखाते हैं वो कैसा अब तक मैंने ये काम किया है। तो एक तो निरंतरता, दूसरा डिसिप्लिन, ये जो आज आप देख पा रहे हैं, तो नहीं तो लखनऊ में आज मैं समझता हूँ 10 कार्यक्रम है, आज लखनऊ के अंदर 10 कार्यक्रम है, इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि ये जो आपका सहकारिता भवन का ऑडिटोरियम है, इसमें लखनऊ के अल्पसंख्यक लोग हैं। बाकी हमारे जो प्रदेश के 75 जनपद हैं, तो वहां से भी आपको जानकर खुशी होगी कि गाजियाबाद के साथी इसमें है, बुलंदशहर के साथी में, मतलब लगभग पूर्व से पश्चिम से लेकर पूर्व तक के सभी जनपदों के लोग यहाँ इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मनचाहा आपको रिजल्ट मिले, तो फिर आपको थोड़ा सा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए।
बाकी यहाँ एक मैटर लखनऊ बहुत जबरदस्त चला, अस्थि कलश बचाओ, तो उसमें भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने मुझे खासतौर से डायरेक्शन दिया, और मैं समझता हूँ कि उसमें भी दयासागर बोध जी और कई साथियां उससे जुड़े हुए, भारत सिंह जी भी हैं जो हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी रहे हैं। तो हम लोग 29 मई से ही इसको पूरी तरीके से ताकत के साथ टेकअप किए, और आज खुशी की बात है कि सरकार हमारी बात को सुनने के लिए मजबूर है, और आगे क्योंकि जो सरकारी डिसीजन होते हैं तो उनमें टाइम लगता है। बाकी मैं चूंकि समय की थोड़ी दिक्कत है तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म में हम लोग 2-3 शाखाएं इसकी अधिकतर सुनते रहते हैं। थेरवाद की जैसे हीनयान है, महायान है, वज्रयान है, तंत्रयान है, लेकिन हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो दिया हुआ बुद्धयान है, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा असल में उसकी ज्यादा पैरोकार है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो बुद्धयान है वो सोशल रिफॉर्मर और प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा है, सोशल रिफॉर्मर और प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा है, और इसीलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी इस दर्शन को स्वीकार करते हुए एप्लाइड बुद्धिज्म और एंगेज्ड बुद्धिज्म इस पर ज्यादा काम करती है, चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो। अगर समाज के रिफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, समाज के व्यवहारिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कभी भी इसमें आपको पीछे नहीं दिखाई देगी। और यही कारण है कि आज 12 राज्यों का जैसे मेरे पास काम है, तो मैं लेह लद्दाख का तो कह सकता हूँ कि वहाँ की सिचुएशन ऑर्डर रहती है, अदरवाइज तो जम्मू कश्मीर से लेकर के चाहे आपका हरियाणा हो, चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे आपका ये उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, ये 12 राज्यों को मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो आपको खुशी होगी कि इसी तरीके के कामयाब कार्यक्रम होते हैं। अब मैं लास्ट में आप साथियों के बीच में ये बात कहते हुए कि हमारे इस संगठन में लोग जो है वो नेता नहीं है, या तो धम्म सेवक हैं या फिर धम्म प्रचारक हैं। ज्यादातर हमारे जो साथी हैं वो या तो धम्म सेवक हैं या धम्म प्रचारक हैं, और दूसरे जो वरिष्ठ लोग हैं, चाहे भले ही वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों और उनसे भी बड़े चाहे हमारे इस संस्था के जन्मदाता माननीय धर्म प्रकाश भारती जी हों, हालांकि बामसेट के टाइम में तो मैं ही इनसे सीनियर था, अब ये मुझसे सीनियर है, मैं इनका जूनियर हूँ, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि काम यही ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें तो बहुत कर लिए, उससे टाटा कर ली जाए। तो इन्होंने पहले टाटा की, उसके बाद मैं भी उनके पीछे खड़ा हो गया। तो ये अगर आप चाहते हो कि समाज में परिवर्तन आए तो कुछ मतलब उसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ चलना होगा। खाली चिल्लाने से उससे बात नहीं बनती है। हम लोग भी जो वरिष्ठ लोग हैं, तो इसमें अगर प्रचारक नहीं है तो परिचालक तो जरूर है। मेरे ख्याल से रोडवेज के साथी थे, अभी निगम साहब चले गए, तो परिचालक और चालक हम लोग जरूर हैं। हम लोग भी कोई नेता नहीं है, हम भी उतना ही काम करते हैं जितना ये हमारे प्रचारक करते हैं। और बाकी मुझे एक बात और ये याद दिलानी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सी प्रचलित किताब, प्रतिष्ठित किताब, अच्छा बैठे हुए निगम साहब, तो ये प्रचालक और परिचालक को समझते होंगे, एक टिकट बनाता है और एक गाड़ी दौड़ाता है। तो उसमें बाबा साहब ने एलिनेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर 21 में है शायद, उसमें उन्होंने लिखा है कि हर देश के अंदर एक वर्ग होता है, विशेष वर्ग होता है। वो क्या कहलाता है? वो बौद्धिक वर्ग कहलाता है, भले ही वो सत्ता में न हो। अभी कोई पत्रकार पूछ रहा था भारती जी से, विधायक जी से, मैं तो विधायक जी कहता रहा हूं तो इसलिए मुझे ज्यादा और टर्मिनोलॉजी नहीं आती है। तो वो पूछ रहा था कि भाई 27 का इलेक्शन है, आपका क्या इरादा है? तो हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, बौद्धिक वर्ग बाबा साहब ने बताया है एनिमेशन ऑफ कास्ट में, जिस किताब को
काशी राम जी पढ़ करके फिर अपने ऑफिस ही नहीं गए, उनका जीवन ही बदल गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक वर्ग, विशेष वर्ग होता है जिसे बौद्धिक वर्ग कहलाता है, जो बौद्धिक वर्ग कहते हैं। तो बौद्धिक वर्ग अगर ईमानदार है और बौद्धिक वर्ग अगर स्वतंत्र है, अपने दिमाग से सोचता है, और बौद्धिक वर्ग अगर निष्पक्ष है, तो समाज उसका विश्वास कर सकता है, समाज के लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। अभी गड़बड़ ये है कि बौद्धिक वर्ग तो है, लेकिन वो या तो स्वतंत्र नहीं है, वो किसी मतलब बहुत सारे चुनाव चिन्ह हैं, उनमें से कोई को वो छाती से चिपका कर चलता है, और दूसरा निष्पक्ष भी नहीं है। वो कभी कहता है भाई साहब ठीक है, कभी कहता है बहन जी ठीक है, कभी कहते हैं चाचा जी ठीक है, कभी कहते हैं ताऊ जी ठीक है। उन्हें इससे मतलब नहीं कि ठीक क्या है, वो भी निष्पक्ष नहीं है। तो जब बौद्धिक वर्ग निष्पक्ष जिस दिन हो जाएगा बाबा साहब को अगर हम समझें, तो समाज आपका साथ दे जाएगा। तो हर आदमी को विश्वास दिलाना पड़ता है। आज छत्रपति साहू जी महाराज, राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के लिए आज का स्टेट कन्वेंशन डेडिकेटेड है। तो मैं याद दिलाता हूं कि छत्रपति साहू जी महाराज 1874 में पैदा हुए, 20 साल बाद 1894 में वो राजा बन गए थे, कोल्हापुर नरेश बन गए थे। तो कितने साल के हुए? 20 साल के। अब 20 साल का आदमी, आप मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही उनमें दिखाई देंगे 20 साल वाले। अच्छा, ये हमारे साथ जो चल रहे लोग उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये तो मेरे ख्याल से 18-20 साल के ही थे जब लग गए थे। भारती जी, मुझे याद है, मेरी उम्र उस वक्त इनसे ज्यादा थी, लेकिन मुझे मालूम है जब ये लगे थे तब ये शायद 20-21 साल के ही थे। तो 20 साल के छत्रपति साहू जी महाराज ने 4 साल बाद, 8 साल बाद, मतलब लोगों को प्रशासन में हिस्सेदारी क्यों दी? क्योंकि वो राजा होते हुए समाज से जुड़े रहे, समाज से जुड़े हुए थे, समाज से कटे नहीं थे। यहाँ तो अगर छोटा मोटा कोई अधिकारी भी बन जाए तो वही समाज से अलग हो जाता है, वो राजा होते हुए समाज से जुड़े रहे। और दूसरा, उन्होंने देखा कि जातिवाद के कारण इस देश में एक वर्ग पिस रहा है, तो इसीलिए उन्होंने विद्यालय खोले, उनके लिए छात्रावास बनाए, और बाकी जो आपको और भी एक लेकिन खास बात में याद दिला दूं उनकी समानता का भी। गंगाराम कामले की बात आपने सबको याद होगी कि चाय की दुकान खुद खुलवाई और खुद चाय पीने बताया था अभी संस्थापक जी ने। लेकिन खास बात जो मैं उनके बारे में आज याद करके आया था वो ये थी कि वो बाबा साहब के लिए जैसे बुद्ध के लिए सहमपति थे, ऐसे ही छत्रपति साहू जी महाराज भी बाबा साहब के लिए सहमपति का काम करते हैं। ये राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ने गारंटी ली कि भाई लोगों सुनो, अब हमें एक हमारी गुलामी की बेड़ियों को काटने वाला मुक्तिदाता मिल गया है। ये किसने भरोसा दिलाया? राजा ने। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो अगर मान लो थोड़ा सा नेशनल कोऑर्डिनेटर हो गया हूँ, अगर कोई जिले का हमारा जिलाध्यक्ष नमस्ते करना भूल जाए तो उसी से नक्शा बदल जाता है, उसी से सोचते हैं अरे तो नमस्ते नहीं करता। लेकिन राजा होते हुए भी उन्होंने बाबा साहब को सहमति होकर के दिखाया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाई तुम्हारी बेड़िया काटने वाला अम्बेडकर आ गया है, इस पर विश्वास करो, ये हमारा नेतृत्व करेंगे, ये हमारा कल्याण करेंगे। जैसे सहमपति जी ने तथागत बुद्ध के लिए कहा कि इन्हें दुखों को कारण पता चल गया है, संबोधि प्राप्त हो गई है, ये उसका उपाय भी जानते हैं। अगर ये बात सहमपति महापुरुष नहीं कहता तो शायद बाबा साहब को कई साल और उनको तथागत बुद्ध को और कई साल तक गुमनामी में रहना पड़ता। तो मैं ऐसे महापुरुष को आज सर झुका करके उनको नमन करता हूँ। और हम लोग, क्योंकि समय मैंने शायद ज्यादा ले लिया, मैं सामने घड़ी देख करके खड़ा हुआ था, तो मैं एक कविता आपको लास्ट की 2 लाइनें, जो कविता कई लोगों ने कही तो 2 ही लाइनें हैं। मुझे तोड़ लेना, ये उसकी है शायद पुष्प की अभिलाषा। मुझे तोड़ लेना ये बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, जिस पद पर मैं महापुरुषों को शीश झुकाने, मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, महापुरुषों को शीश झुकाने, जिस पथ जामे वीर अनेक। तो ये इस तरह के हमको, अगर थोड़ा बहुत समय है आप लोगों के पास तो इस तरह के काम में लग जाओ, और समय नहीं है तो बाकी तो आपका टाइम पास हो ही रहा है।
सभी को नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम, जय सभी को जय श्रीराम, बहुत बहुत साधुवाद।